दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में अगले 10 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। इससे सूखे की मार झेल रहे जिलों में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बुधवार को दक्षिण बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य बिहार में कुछ जगहों पर ठनका गिरने का अलर्ट जारी हुआ है। जब बीते 24 घंटे के भीतर बिहार के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान 1-2 जगह पर भारी बारिश का दौर भी चला है। पटना मौसम केंद्र ने कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद और नवादा जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। पटना मौसम केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक बिहार में अगले 10 दिन मौसम अनुकूल रहने की संभावना जताई है। इससे सूखे के हालात से चिंतित किसानों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा है कि बिहार के अधिकांश स्थानों पर इस मानसून सीजन कम बारिश हुई है। नतीजतन किसान खरीफ फसलों की खेती के लिए कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है। हालांकि अगले 10 दिनों तक बिहार में हल्के से मध्यम बारिश के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल हो गई है, जो कृषि के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्टूबर और नवंबर महीने में दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके साथ ही नवरात्र को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वैष्णो देवी के लिए स्पेशल आनंद विहार, वैष्णो देवी कटरा के लिए 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलाने का फैसला लिया है। दोस्तों किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे खलबली मच गई है। जब बहादुरगंज के पूर्व विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम का ये बयान क्रिकेट को लेकर के आया है। बात क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले इस 15 सदस्यों वाले इस टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को जगह नहीं दी गई है। उन्हें स्टैंड बॉय खिलाड़ी के रूप में रखा है। चयनकर्ता के इसी फैसले को लेकर के कांग्रेस नेता और बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा से पूर्व मुस्लिम विधायक तौसीफ आलम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तौसीफ आलम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि क्रिकेट की दुनिया में मैं तब तक क्रिकेट नहीं देखूंगा जब तक इंडिया टीम में निष्पक्ष सिलेक्शन ना हो जाए। इसको लेकर के उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि क्रिकेट की दुनिया में मैं तब तक क्रिकेट नहीं देखूंगा जब तक इंडियन टीम में निष्पक्ष सिलेक्शन ना हो जाए। आज 2020 वर्ल्ड कप के चयनकर्ता से मैं हैरान हूं कि शमी, सिराज और खलील जैसे खिलाड़ियों को बैठा देना यह आश्चर्यचकित होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी तौसीफ आलम ने सिंगर लता मंगेशकर के निधन के बाद फेसबुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर के तब काफ़ी विवाद हुआ था। इस पोस्ट पर विवाद होने के बाद उस फेसबुक पोस्ट को उन्होंने फर्जी बताया था। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि 2024 में बिहार का बेटा प्रधानमंत्री होगा। मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब तक छला गया है, इसलिए अब वह समय आ गया है जब बिहार का बेटा देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी रणनीति और मदद से देश में 2 प्रधानमंत्री बनाए हैं, इसलिए अन्य राज्यों का भी अब कर्तव्य है कि बिहार के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करें। दोस्तों बात करते हैं कि खाने वाले सामान की कीमतों में इस हफ्ते भी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप भी घर का राशन लेने जा रहे हैं तो फिर इससे पहले लेटेस्ट रेट ज़रूर चेक कर लें। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से हर दिन खाने पीने के सामान के रेट्स जारी किए जाते हैं। आप इन रेट्स को चेक करके ही अपने घर का सामान यानी कि राशन लेकर के आएँ। इससे आपको दुकानदार किसी भी सामान को ज़्यादा रेट पर नहीं बेच पाएगा। कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट के मुताबिक आज चावल की कीमतों में मामूली सी तेज़ी देखने को मिली है। वही दालों और आटे की कीमतों में भी पिछले हफ्ते की तुलना में गिरावट देखने को मिली है। सरकार की ओर से खाने वाले सामान के रेट्स की हर दिन समीक्षा की जाती है। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों की बात करें तो फिर कीमतों में आज मामूली गिरावट देखने को मिली है।
दोस्तों बात करते हैं कि यूपी के मदरसों के सर्वे को लेकर के एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने योगी सरकार को खरी खोटी सुना दी है। जी हां, यूपी में मदरसों का सर्वे कराने के मुद्दे पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी आग उगल रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इससे बेपरवाह हैं। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे यूपी में मदरसों के सर्वे का काम शुरू किया गया है, लेकिन मदरसों में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मदरसों में तो सर्वे चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मदरसों में अब तक कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि योगी जी जिस काम के लिए मदरसों में सर्वे करा रहे हैं, योगी जी को वो चीज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन सभी मदरसों को मिलने वाले फंड, वहां पर आने वाले मौलाना, जमीन के मालिकाना हक जैसे चीजों की जानकारी जुटा रहे हैं। यूपी के मदरसों का सर्वे होने से जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष सैयद मौलाना अरशद मदनी योगी सरकार पर काफी खफा हो गए हैं। जब मदनी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दूं कि अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। जब मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर मदरसों का सर्वे जरूरी है तो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों का क्यों नहीं, ये सवाल है। जब मौलाना अरशद मदनी ने यह सवाल किया है योगी सरकार से, उन्होंने कहा है कि मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है और ये अधिकार हमें देश के संविधान द्वारा दिया गया है। यहाँ दहशतगर्द के लिए कोई भी जगह नहीं है। मदरसों का अस्तित्व देश के लिए, विकास के लिए है। मदरसों के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। आप आकर के सर्वे कराइए, देखिए, कुछ भी मदरसा में कोई गैर आपत्तिजनक सामान, आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि ऐसा हो भी रहा है। जब मदरसों का सर्वे कुछ दिन से चल रहा है और अब तक करीब हजारों मदरसे का सर्वे किया गया है, लेकिन मदरसों में अब तक कुछ भी आपत्तिजनक सामान या फिर आपत्तिजनक चीजें बरामद नहीं की गई है, जिससे योगी सरकार बौखला गए हैं और फरमान जारी किया गया है कि मदरसों के जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी भी अब जानकारी जुटा रहे हैं। मदरसा जिस जमीन पर संचालित हो रहा है उस जमीन की भी डिटेल्स अब मांगी जा रही है। ये योगी सरकार की बौखलाहट नहीं तो और क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में एक साइको किलर ने दहशत फैला कर रखा है। यह साइको किलर ने 11 लोगों को अंधाधुंध गोली मारी। घटना बेगूसराय के तेघरा और बछवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 28 की है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि 11 में से एक व्यक्ति की जान गई है। मृतक के शिनाख्त चंदन नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। एक घायल भरत यादव को पटना रेफर किया गया है। जब बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना पहुंचे बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम बना करके छापेमारी की जा रही है। CCTV फुटेज की भी जांच हो रही है। जब बेगूसराय में साइको किलर ने अब तक 11 लोगों को अपना निशाना बनाया है। पुलिस के अनुसार साइको किलर के द्वारा राह चलते लोगों को गोली मार करके घायल किया गया है। इस गोलीबारी के बाद पुलिस महकमे में हरकत मचा हुआ है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तलब किया। जब मंत्री राबड़ी देवी के पटना में स्थित 10 सर्कुलर रोड में स्थित आवास पर पहुंचे और लालू यादव के सामने अपनी बात रखी। लालू से मुलाकात के बाद मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं अपने बयान पर अभी भी अडिग हूं। आपको बता दें कि रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह बिहार RJD के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और वह इन दिनों अपने एक बयान को लेकर के काफी चर्चा में हैं। दरअसल सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए अपने विभाग के अधिकारी और फिर कर्मचारियों को चोर करार दिया है और चुटकी लेते हुए कहा है कि इससे वे चोरों के मुखिया बन गए हैं, यानी कि हम चोरों का सरदार हैं। ये सुधाकर सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे विभाग में कई चोर हैं और वे पैसे चुरा रहे हैं। जब विभाग का प्रभारी होने के कारण मैं उनका प्रमुख बन गया हूं, मैं चोरों का सरदार बन गया हूं। मेरे ऊपर और भी कई प्रमुख है। ये सरकार पुरानी है और इसकी कार्यशैली भी पुरानी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा, मुंगेर, बांका समेत 14 जिलों में डेंगू ने पांव पसार दिए हैं। ऐसे में लोगों को मच्छरों से सावधान रहने की जरूरत है। खबर के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका, मुंगेर, नवादा, रोहतास, जहानाबाद, सिवान, वैशाली, बेगूसराय और गया जिले में डेंगू के नए मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 3 मरीज नालंदा जिले की। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में डेंगू के मरीज मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। वही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ नालंदा के राजगीर के अलावा बिहार शरीफ और पवापुरी में 52 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। डेंगू होने पर इंसान के शुरुआती तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द, थकान, मितली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते और भूख ना लगना जैसी समस्या होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू के रोकथाम के उपाय के बारे में अगर बात किया जाए तो
डेंगू मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए डेंगू के रोगियों के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। अपने आसपास मच्छरों को पनपने ना दें या घरों के आसपास पूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। घरों के कूलर, टैंक, ड्रम और बाल्टी आदि से पानी बदलते रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया में सभी पटाखा विक्रेताओं को पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जब बिना लाइसेंस के लिए कोई भी विक्रेता पटाखा नहीं बेच सकता है, इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दरअसल दीपावली और छठ के मौके पर यहाँ पटाखों की खूब बिक्री होती है, लेकिन पटाखों से सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ रहे खराब असर को देखते हुए गृह विभाग ने इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए पटाखा विक्रेता इस बात का बिल्कुल भी अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों बात करते हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश तेजस्वी सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। जी हां, ओवैसी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। बिहार में 8 वर्षीय एक नाबालिग बच्चे को अरेस्ट किए जाने के बाद बिहार में हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार में 8 वर्षीय एक नाबालिग बच्चे को अरेस्ट किए जाने के बाद बिहार में हंगामा मचा हुआ है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के महागठबंधन सरकार पर जम करके निशाना साधा है। ओवैसी ने नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सेकुलरिज्म नहीं, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। बीते 4 दिनों से 8 साल का रिजवान जेल की सलाखों में कैद है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि उसकी मां की बेबसी को आप लोग कैसे अनदेखा कर सकते हैं। ये सवाल है। रिजवान के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, ये भी सवाल है। हमारा रिजवान कब रिहा होगा, ये भी सवाल है। दरअसल सिवान में बीते दिनों महावीरी मेला जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जम करके पथरा हुआ था। इसके बाद पूरे इलाके में माहौल खराब हो गया था और तनाव फैल गया था। जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को अरेस्ट किया था। उन्हीं 20 लोगों में से 8 साल के रिजवान से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। इस मामले में 35 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। जब पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से कुल 20 लोगों को अरेस्ट किया गया था। जब बच्चों को गिरफ्तार करने और उसे जेल में रखने के बाद से ही एक पक्ष इससे खफा है और पुलिस के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश सरकार पर भड़क गए और उन्हें जम करके खड़ी खोटी सुनाई। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज से सटे बंगाल के चाकुलिया थाना इलाके में एक कथित रूप से SBI कैश वैन से 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। यह कैश वैन डीजल भरने के लिए बंगाल में स्थित पेट्रोल पंप पहुंची थी, जहां उसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। लूट की घटना के बाद कैश वैन चालक गनमैन किशनगंज टाउन थाना पहुंचे, जहां घटना की जानकारी पुलिस को दिया गया। दरअसल SBI के कैश वैन को शहर के अलग अलग ATM में पैसा भरना था, लेकिन 2 ATM मशीन में रुपए डालने के बाद ड्राइवर, गनमैन, 2 अन्य कर्मियों को छोड़ करके डीजल भराने बंगाल चले गए। ड्राइवर ने बताया है कि बंगाल में डीजल की कीमत 4 रुपए कम है, इसलिए वे डीजल भराने के लिए बंगाल चले गए। इसी दौरान ये घटना घटी। जब वहीं पुलिस ने ड्राइवर, गनमैन को हिरासत में लेकर के पूछताछ में जुट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय गोलीकांड में अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। जब वहीं इस घटना के पीछे के कारण पर भी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि घटना के पीछे किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाना लक्ष्य नहीं था। जब बाइक सवार अपराधियों ने करीब 30 किलोमीटर के दायरे में राह चलते आम लोगों को निशाना बनाया, इसलिए ये घटना ना तो किसी खास व्यक्ति को गोली मारने से जुड़ा हुआ है और न ही लूटपाट से जुड़ा हुआ मामला है। किसी विशेष व्यक्तियों को मारने का अपराधियों का मकसद नहीं था, न ही किसी से बदले लेने की भावनाओं से ये गोली मारी गई थी। ये तो बस अंधाधुंध जो भी सामने आया उसको गोली मारते गया। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान पुलिस की गश्त गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, लेकिन पहली घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलने में करीब 10 से 15 मिनट का समय लगा। जब वहीं दोनों बाइक सवार आधे घंटे में ही लंबी दूरी तय करते हुए लोगों को निशाना बनाते हुए फरार हो गए। इसलिए जब तक पुलिस ने तमाम थानों को अलर्ट किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू हुई, तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की धमकी दे दी। सीएम नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री से उनके द्वारा हाल ही में किए गए बयान को लेकर के कहा है कि इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के इतना कहते हैं, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पलट कर कहा है कि क्या गलत है, ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। रविवार को कैमूर में सुधाकर सिंह कह दिया था कि कृषि विभाग के लोग चोर हैं और वे उन चोरों के सरदार हैं। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर
सुधाकर सिंह कैमूर में किसानों को मंच से संबोधित कर रहे थे। जहां उनके इस बयान का वीडियो काफी वायरल हुआ है। बाद में कृषि मंत्री से जब बयान को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है कि उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना है, न ही बयान में कोई संशोधन करना है। मंत्री सुधाकर सिंह की कैबिनेट बैठक में धमकी पर बीजेपी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कार्तिक सिंह का मामला हो या फिर सुधाकर सिंह का मामला हो, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि नीतीश कैबिनेट में कोई मंत्री खुली चुनौती दे रहा है। ये देखना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं चोरों का सरदार हूं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के तहत असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे और राज्य इकाइयों को जुटाने का प्रयास करेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मैं और दिग्विजय सिंह 16 सितंबर से असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। हमारा प्रयास भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राज्य इकाइयों को जुटाना होगा। कांग्रेस चाहती है कि प्रखंड स्तर से कवायद शुरू होते हुए सभी राज्य इकाइयां भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें। रमेश ने पहले कहा था कि यात्रा पार्टी को मजबूत करेगी और उनकी विचारधारा का प्रसार करेगी। ये कहते हुए कि हाथी जाग गया है जिसने भाजपा को चौंका दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय में गोलीबारी की घटना के बाद बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी के कई नेता लगातार नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता के मोह में बिहार की जनता को जंगल राज में ढकेल दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बेगूसराय की घटना के बाद महिलाओं में दहशत व्याप्त है। नीतीश कुमार ने सत्ता की लालच में बिहार की जनता को जंगल राज में ढकेल दिया है। जनता ने उन पर भरोसा दिखा करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई, लेकिन अब वे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बेगूसराय में जो घटना घटी है उसके बाद से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। खास करके महिलाओं में सबसे ज्यादा दहशत देखा जा रहा है। और दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। अच्छा, दोनों की ये मुलाकात पटना में स्थित एक अन्य मार्ग यानी कि सीएम हाउस में हुई है। चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में इन दिनों जन सूरज अभियान चला रहे हैं। कल तक में नीतीश कुमार और उनकी नीतियों के खिलाफ लोगों के बीच में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन सरकार बनने के बाद ही बिहार में सियासी समीकरण बदलने लगा है। बीजेपी के साथ जाने के कारण नीतीश कुमार से अलग हुए लोग अब फिर से नीतीश कुमार से जुड़ने लगे हैं। यही कारण है कि देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में प्रशांत किशोर भी मुलाकात। जब बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर क्या फिर से नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीतिकार बन सकते हैं? इस बात की चर्चा बिहार में शुरू हो गई है क्योंकि पवन वर्मा के पटना पहुंचते हैं और इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या फिर से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए काम कर सकते हैं। जहां पवन वर्मा पहले जब पटना आए तो फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की और प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की। इन दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात करने के बाद पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोस्तों बात करते हैं कि 2 साल बाद गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों सहित विदेश से भी लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम शराब से पिंडदान कर रहे हैं, जिसके लिए तीर्थ यात्री दूसरे राज्यों से शराब लेकर के पहुंच रहे हैं। गया जी में पिंडदान करने की परंपरा के इतिहास में पहली बार विदेशी शराब से पिंडदान और तर्पण करने की वीडियो कैमरे में कैद हुई है। गया शहर के करीब 10 किलोमीटर दूर प्रेतशिला पहाड़ पर गाजीपुर से आए तीर्थ यात्रियों के द्वारा अनोखे तरीके से पिंडदान की जा रही है। पिंडदान के लिए लौंग, इलायची, कसैली, हल्दी और स्वदेशी शराब का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजो करके रखने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। खास करके महिलाएं भी दिलचस्पी दिखा रही है। बिहार के एंटरप्रेन्योर ने ऐतिहासिक विरासत को संजोए रखने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। यह बिहार के पर्यटन स्थल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो, इसके लिए ऐतिहासिक विरासतों की प्रतिकृति बना करके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। यह युवा उद्यमी पेपर मेसी आर्ट
डोकरा आर्ट, टेराकोटा आर्ट, उडामिट आर्ट और सिरामिक आर्ट के जरिए ऐतिहासिक प्रतिकृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। जब बिहार के नालंदा जिले से आने वाले रविशंकर उपाध्याय और रचना प्रियदर्शनी ने बिहार के पर्यटन स्थलों को मिनीएचर के जरिए जन जन तक पहुंचाने की बीड़ा उठाया है। इस हेरिटेज स्टार्टअप को उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से सर्टिफिकेशन भी हासिल है। जब बिहार में कई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बांका समेत 38 जिलों में जमीन का नक्शा और रसीद ऑनलाइन कर दिया गया है। बिहार सरकार ने जमीन के इन कागजातों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। खबर के अनुसार लोगों के घर घर जमीन का नक्शा पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप जमीन नक्शा के लिए ऑनलाइन के द्वारा ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देने के 7 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जमीन का नक्शा आपके घर पहुंच जाएगा। जब वही जमीन के रसीद के लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के पहले जमीन की पूरी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन के द्वारा जमीन का लगान जमा करना होगा, फिर जमीन के लगान रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जमीन का नक्शा मंगाना चाहते हैं अपने घर पर ऑनलाइन के द्वारा, तो आप dlrs.bihar.gov.in पर जाकर के नक्शा मंगा सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले लिंक पर क्लिक कीजिए, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को देख करके आप अपने घर पर नक्शा मंगा सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप घर पर नक्शा मंगवाने का पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया है। तो आप आसानी से उस वीडियो को देख करके अपने घर पर नक्शा मंगवा सकते हैं। तो अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे ऊपर में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो देख करके नक्शा मंगाइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में हल्की और झमाझम बारिश हो रही है, और आने वाले दिनों में बिहार के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। यह अलर्ट 18 सितंबर तक के लिए जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा समेत 38 जिलों में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से राशन कार्ड बना सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के द्वारा राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बिहार सरकार की संबंधित वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए 28 दिन के अंदर आपका राशन कार्ड बन जाएगा और आपके घर पर आ जाएगा। बात करते हैं कि आखिर ये राशन कार्ड क्या है। तो राशन कार्ड एक तरह का पहचान पत्र है जिसे राज्य द्वारा जारी किया जाता है। इस राशन कार्ड के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों को सस्ते दरों पर राशन और खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए, गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए और अंत्योदय परिवार के लिए राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। अब राशन कार्ड के लिए दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो अगर आप बिहार में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा परिवार के सभी सदस्यों की फोटो होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय समेत 4 जिलों में 28 सड़कें और 13 नए पुल बनाए जाएंगे। इसको लेकर के नीतीश सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। खबर के अनुसार सड़क संपर्क योजना से बैच 1 के तहत 2022-23 में औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय और गया में 28 सड़कें और 13 पुल निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इन सड़कों और पुलों के निर्माण होने से इन जिलों को विकास की रफ्तार मिलेगी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जब वहीं बिहार के 8 जिलों में 11 सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए 1097 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नीतीश सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय और गया में 28 सड़कें और 13 पुल निर्माण के लिए 242 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है। इन पैसों से जल्द सड़क और पुल का निर्माण होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, भोजपुर, बक्सर 4 लेन सड़क का निर्माण इस साल दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खबर के अनुसार पटना, भोजपुर, बक्सर 4 लेन सड़क करीब 125 किलोमीटर लंबाई में बनाया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण 18 अप्रैल 2018 से शुरू किया गया था। इस साल दिसंबर महीने से इस सड़क पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर, बांका, नालंदा, जमुई समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा एक ही खेत की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार सूखे से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी है। इस तरह से बिहार में अब तक किसानों के लिए 2995 करोड़ की अग्रिम निकासी स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार के किसान धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, सब मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए डीजल अनुदान का लाभ ले सकते हैं। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ भूमि में पटवन के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद ही सीधे बैंक अकाउंट में अनुदान की राशि भेज दी जाती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी खेती किसानी करते हैं और आपका इस बार खेत सूखे की हालात में है तो फिर आप इसके लिए डीजल अनुदान का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार, बाइक चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत 16 शहरों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने आज सुबह से ही पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी किया है। खबर के अनुसार आज 15 सितंबर को राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम में 56 पैसे और डीजल के दाम में 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 पैसे प्रति लीटर की दर से वृद्धि देखी गई है। हालांकि बिहार के भागलपुर में पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर और फिर डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है, जबकि पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत में 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 50 पैसे प्रति लीटर की दर से कमी देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, बक्सर, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों में 393 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये भर्ती स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स में की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के गृह विभाग ने स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के जरिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 393 अतिरिक्त पदों को सृजित किया गया है। खबर के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। इसमें 20 पद निरीक्षक हैं, 75 पद अवर निरीक्षक के, 59 पद हेड कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे और 14 पद हेड कांस्टेबल के और 225 पद कांस्टेबल के हैं। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होनी चाहिए। अधिकतम जानकारी के लिए प्रकाशित नोटिस वाले नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बता दूं कि बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय की सड़कों पर खूनी खेल में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अभी तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इनकी धरपकड़ के लिए 3 टीमें बनाई गई है जो कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। यहां से वे बेगूसराय जाएंगे। पटना पहुंचते ही गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय की घटना बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राजधानी में ही नीतीश कुमार की पुलिस अपने थाने में ही सुरक्षित नहीं है। थाने में घुस करके पुलिस वालों को मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री को स्वीकार करना होगा कि जंगल राज आ गया है, जनता राज नहीं है। आज तक बिहार में इस तरह की घटना नहीं हुई है। आपको बता दूं कि बिहार के बेगूसराय शहर को मंगलवार की शाम 5:30 बजे एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जब नेशनल हाईवे 28 पर निकले इन बदमाशों ने एक के बाद एक कई जगहों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुल 10 लोगों को इन बदमाशों ने गोली मारी, जिनमें से एक चंदन कुमार नाम व्यक्ति की जान चली गई है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई है। एक के बाद एक करके 9 घायल लोगों को बेगूसराय के सिविल और निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। वारदात के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के तहत असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे और राज्य इकाइयों को जुटाने का प्रयास करेंगे। यह पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मैं और दिग्विजय सिंह 16 सितंबर से असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा का दौरा करेंगे। हमारा प्रयास भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राज्य इकाइयों को जुटाना होगा। कांग्रेस चाहती है कि प्रखंड स्तर से कवायद शुरू करते हुए सभी राज्य इकाइयां भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें। रमेश ने पहले कहा था कि यात्रा पार्टी को मजबूत करेगी और उसकी विचारधारा का प्रसार करेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय में कल शाम हुए आपराधिक घटना के बाद विपक्ष एक्शन में आ गया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बिहार संभल नहीं रहा है तो फिर नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। नीतीश कुमार को पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने सवाल किया है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्या यही नीतीश कुमार का जनता राज है। चिराग पासवान ने इस घटना में जान जाने पर जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, अपराधियों को भय नाम की का चीज नहीं रह गया है। गिरिराज सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद 30 किलोमीटर तक अपराधी 4 थानों से गुजरते हुए बिना रोक टोक गोली चलाते निकल गए। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये सिर्फ अफसरों के साथ बैठक करने से नहीं होगा। जब घटना के समय 4 थानों की आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्या 4 थानों के बीच कोई पुलिस नहीं थी जो अपराधियों को रोक पाए? जनता राज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाचार बताया है। उन्होंने कहा है कि क्या इसी जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज बता रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह इन दिनों विवादों में घिरे हैं। जब पिछले दिनों ही उन्होंने कैमूर की एक सभा में खुद को चोरों का सरदार बताते हुए अपने विभाग की पोल खोल करके रख दी थी। एक बार फिर से बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने में लगी है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कृषि मंत्री के बचाव में उतर गए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस पर नीतीश कुमार निश्चित तौर पर काम करेंगे और कृषि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मनरेगा में 10% काम होता है, 80% लूट होता है। सच कहने का मादा होना चाहिए। जब सच सामने आता है तो फिर निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है। जब कृषि मंत्री ने जो कुछ भी कहा है उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस पर नीतीश कुमार निश्चित काम करेंगे और कृषि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जहां इनका असर हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक देखने को मिलेगा। जहां उन्नयन बिहार प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 2379 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अक्टूबर तक 2 स्मार्ट क्लास संचालित होने लगेंगे। इसी तरीके से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और फिर अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार में शिक्षा विभाग के मुताबिक चयनित विद्यालय में स्मार्ट क्लास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट पर 115 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में हुई शूटआउट के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष बिहार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रही है तो फिर वहीं अब जदयू ने साफ कह दिया है कि ये घटना भले ही सरकार के लिए चुनौती भरे हो, लेकिन इस पर कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बेगूसराय की आपराधिक घटना लीज से हट करके एक असामान्य आपराधिक घटना है जिसे अपराधियों ने अंजाम दिया है। ये दुखद और चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि स्वाभाविक है कि ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी हो, ये विपक्ष का धर्म है, लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती के 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर के हुए विरोध प्रदर्शन में पटना में एडीएम ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की जमकर की पिटाई कर दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अभ्यर्थी अनीसुर रहमान की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मामले की जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। दरभंगा के बेनीपुर के रहने वाले अनीसुर रहमान शिक्षक दिवस से ही भूख हड़ताल पर है, भूख अनशन पर है। यह शिक्षक दिवस के दिन से बेनीपुर के बहेरा में स्थित अपने आवास पर अनशन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी अनीसुर रहमान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अनीसुर रहमान पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लाठीचार्ज के विरोध में वे अपने आवास पर ही बेमियादी अनशन पर बैठ गए थे। जहां अनीसुर रहमान अपने हाथ में तिरंगा लेकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में बहाल किया जाए, या साथ ही अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने वाले और फिर तिरंगे का अपमान करने वाले अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से 19 एजेंडे पर मोहर लगाई गई है। इसके तहत कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई है। वहीं पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी में प्रधान अध्यापक के 370 शिक्षक कर्मचारियों के 89 कुल 460 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। दूसरी ओर राज्य के 8 जिलों के 11
सड़कों की चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य के लिए 109 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के जूनियर डॉक्टर को इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद अब बिहार के जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड 15,000 रुपये से बढ़ाकर के 20,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वे पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा है कि वे पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने जिसे कह दिया है वह प्रधानमंत्री बन जाता है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में समाजवादियों के बड़े हिस्से के नेता तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार छोटे हिस्से के नेता है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से जब सवाल पूछा गया है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि बिहार की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। लालू जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना लिया है। ऐसा 2 बार हो चुका है कि लालू जी ने जिसे कहा वह प्रधानमंत्री बन गया। हो सकता है कि नीतीश ऐसे तीसरे नेता हो। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।